हेलो बच्चों, आज हमारे सेशन में जो चैप्टर हम कंसीडर करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअली is the branch of chemistry which deals with coordination compound. But before starting this chapter, we should know what are coordination compounds. Then we will start studying about these compounds. उससे पहले की बात करें जो हमारे सिलेबस में है इस बार के, वो इसका इंट्रोडक्शन, लिगैंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी जानना है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही है, बॉन्डिंग, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT और VBT के नाम से जाने जाते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि आज हम क्या लेंगे, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की भी बात कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आप ये जानते हो, पहले हम इस बात को समझें कि मैग्नीशियम अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। हम MgCl क्यों नहीं लिखते NaCl की तरह? जब NaCl होता है तो हम NaCl लिखते हैं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी एक होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और क्लोर ये एक ही को एकोमोडेट कर सकता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 को एकोमोडेट करता है, या उसके आयंस एक्सचेंज होते हैं जिसकी वो चार्जेस पे बैलेंस होता है। इसी तरह से एल्युमिनियम 3 को एकोमोडेट करता है, क्योंकि Cl के पास माइनस होता है और इसके पास 3+ होता है, तो ये एल्युमिनियम 3 क्लोराइड आयन को एकोमोडेट करता है। हम ये नहीं कहते कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl है, एल्युमिनियम 3 क्लोराइड को एकोमोडेट कर सकता है, सोडियम 1 को, मैग्नीशियम 2 को। ये हम क्लास 9th में पढ़ते आए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी कितनी है। लेकिन अगर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा, जितनी उसकी वैलेंसी हो, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 तो उसने 3 को एकोमोडेट किया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो उसने 2 को एकोमोडेट किया, सोडियम का इतना तो उसने क्लोरीन को एकोमोडेट किया +1। इसी तरह से अगर अपने ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा कोई, अपनी वैलेंसी से ज़्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर बल्कि कहना ठीक नहीं रहेगा, अपनी वैलेंसी से ज़्यादा कोई अगर एकोमोडेट करता है अगल बगल सराउंडिंग आयंस को, तो ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहे जाते हैं। इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़े हुए आयंस हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे कि क्या है और किस तरह से है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसमें जैसे हम कहते हैं लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक पहचान जो इसकी है कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, तो इसकी पहचान तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड दिखे, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे दिख गया K4FeCN6, इस तरह का कंपाउंड कहीं आपको दिख गया, तो इस तरह का अगर कंपाउंड आपको दिख गया तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो एक तो पहचान मैं थोड़ा सरल भाषा में बताऊं कि स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है। तो अगर ये बात हो गई, आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा कंपाउंड है, ये है क्या, बड़ा लंबा चौड़ा सा कंपाउंड है। अगर मैं कहूँ कि CONH3NH36 और Cl3, तो सर ये कौन सा कंपाउंड है, तो आपको मैं कहूँगा ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो बाहर एक पॉजिटिव आयन और यहाँ इस केस में एक बाहर निगेटिव आयन है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में घिर करके बना हुआ है, यही एक इसकी पहचान है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जाननी है। तो आप कहोगे सर ये अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, इसका मतलब नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड नहीं है इसका। ये फिर ये बिल्कुल और बिल्कुल हमने जैसे मोहर सॉल्ट पढ़ा था सर ये वैसा ही आप कहोगे, नहीं, ये मोहर सॉल्ट जैसा नहीं है। अगर मैं किसी से कहूँ कि मोहर सॉल्ट क्या है, तो मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। बट तो कभी कभी डिफरेंस आता है कि डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं कहूँ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा मतलब नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वो बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते हो। तो आपको ये बात जाननी है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं एक इस तरह से डिफरेंस की बात करूं, तो यहाँ पे मैं अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जांपल लेके समझाऊं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहाँ पे डबल सॉल्ट की बात करूं,
तो क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। ये भी कभी हो सकता है एक आध नंबर में किसी कभी पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डबल सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा K4FeCN6, बुक में तो आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन मैं दो लिख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको आपके सामने एक लिख दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं जो अगला वाला लिखने जा रहा हूँ वो मैं आपको डबल सॉल्ट लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा FeSO4 डॉट सोडियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड लिखा मैंने, ये दिख रहा है आपको, एक लंबा चौड़ा कंपाउंड लिखा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। दिस इज नोन एज डबल सॉल्ट एंड दिस वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिख दिया तो वो डबल सॉल्ट हो, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक रहती है और इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपकी अलग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपकी अलग कैरेक्टरिस्टिक रहती है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ और डबल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों में? पहली बात तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये इसको हम कहते हैं मोहर सॉल्ट, जिसका प्रैक्टिकल क्लास 12th के सॉल्ट एनालिसिस में है। तो मोहर सॉल्ट पहले आप समझानो तो क्या है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आप देख रहे हो, थोड़ी सी इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है मोहर सॉल्ट में। मोहर सॉल्ट इज FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका डबल सॉल्ट। और दूसरा वाला आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में आपको जानना है कि ये होता क्या है। इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है। अगर हम इसको आयनाइज करें, पहले वाले को हम आयनाइज करें और जाने कि तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी देगा, यानी कि अगर हम इसको आयनाइज करें, इसको हम K4FeCN6 को अगर मैं आयनाइज करूं वाटर के साथ, अगर हाइड्रोलाइज करूं, आयनाइज कैसे करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा इसकी, तो मुझे 4K+ आयन मिलेंगे। और साथ में ये ब्रैकेट में जो ये FeCN6 है कि ये अलग ब्रैकेट में होगा, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा। दिस वन विल बी नॉन आयनाइजेबल पार्ट, यानी ये वाला आयनाइज, ये वाला आयनाइज नहीं होगा। जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको आयनाइज करता हूं, एक मिनट के लिए इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो मुझे Fe का भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, मुझे सल्फेट की भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, मुझे अमोनियम आयन की भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी और मुझे वही सल्फेट आयन की भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, यानी कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। ये पूरा आयनाइज हो जाएगा, यानी इसमें हर सॉल्ट का अपने अपने आयंस सारे आयनाइज हो जाएंगे 2-, इसमें सारे के सारे आयंस आयनाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो सारे आयंस आयनाइज नहीं होंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वो आयनाइज नहीं होंगे। दूसरी इसमें बात है कि जैसे ही हम डबल सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, बिल्कुल ये अलग अलग हिस्सों में हो गया, ये रहा ही नहीं। जैसे इसको आपने डिसॉल्व किया, ये आइडेंटिटी लूज कर गया, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सच काइंड ऑफ कंपाउंड, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक लूज नहीं करता है, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देता है। दूसरी बात जो इसकी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सॉलिड के फॉर्म में भी मिलते हैं और सॉल्यूशन इसके स्टेट पे भी मिलते हैं, लेकिन डबल सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो ये भी आप जानिएगा कि इसमें क्या होता है। दूसरी बात ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेंगे तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की बियॉन्ड वैकेंसी, अब Fe ने देख रहे हो आप 6 यहाँ लिखा है मैंने, ये 6 CN साइनाइड से घिरा हुआ है, यानी अपनी वैलेंसी के बियॉन्ड जाकर के इसने कंपाउंड बनाया हुआ है। लेकिन इसमें जितने हैं, जिसकी इसकी वैलेंसी है उसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये सल्फेट आयन से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कतई ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड लिख दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, बिल्कुल नहीं। उसकी एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक फितरत होती है। इसमें सेंट्रल एटम जिनसे जुड़ा होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, अपनी वैलेंसी के बियॉन्ड जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। और जिनसे जुड़ा होता है उन्हीं को लिगैंड्स कहते हैं, इसी पार्ट को हम लिगैंड्स कहते हैं। तो हम जानेंगे इस बात को कि लिगैंड क्या होते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले
हम थोड़ी सी बात जाने कि मान लीजिए इसी तरह से आपका पोटैश एलएम होता है। एक और डबल सॉल्ट का मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक और, आप पोटैश एलएम से तो सभी लोग वाकिफ हैं, फिटकरी पोटैश एलएम कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपका पोटैश एलएम का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि पोटैश एलएम क्या होता है। पोटैश एलएम एक्चुअली पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को पोटैश एलएम कहा जाता है। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोटेशियम सल्फेट लिख दीजिए, कोई 9 क्लास का बच्चा भी लिख देगा, K2SO4। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दीजिए, Al2SO4। Al2SO4 सल्फेट की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की 3, ये हो गई। डॉट 24H2O याद रखना है। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रेटेड, ये आपका हो गया पोटैश एलम। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, आयनाइज करोगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको K+ मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम प्लस मिलेगा, आपको सल्फेट आयंस मिलेंगे, आपको और बाकी वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी कि आपको इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, इसकी भी मिलेगी और इसकी भी मिलेगी। ये आयनाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो वो फर्दर आयनाइज, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज नहीं होता। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, ये रिटेन रखते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी, बट ये वाले जो होते हैं वो नहीं रखते। तो हमको इससे कोई बहुत मतलब नहीं रखना है, इस पार्ट से, डबल सॉल्ट से। हमको जो रखना है वो इस पार्ट से मतलब रखना है कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। और तो सबसे पहले हम एक स्क्रीन पे एक कुछ लिखेंगे कि वो क्या होता है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा आपके सामने, और थोड़ा सा चाहे तो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड में भी ले सकते हैं, कि मैं थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड लिख दूं, तो ताकि आपको जानने में हो कि ये कैसा कंपाउंड है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक से ज़्यादा लिगैंड्स लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लिगैंड विगैंड क्या होते हैं ये आपको अभी तो पता नहीं है। तो मैं एक आपको कंपाउंड लिखता हूँ सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर इस तरह से। मैंने आपके सामने जो कंपाउंड लिखा वो लिखा क्रोमियम, और NH3 3, और H2O, इसको भी 3 लिखा, और इस ब्रैकेट में बंद करके Cl लिखा। ये आपके सामने एक ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ये वाला पार्ट आयनाइजेबल नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहली बात तो ये जानिए कि ये तो चीज़ हो गई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले हिस्से को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। साथ ही साथ आपको बताऊं, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये वाला, इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं ये सब चीज़ें, सेंट्रल मेटल एटम। और इन सेंट्रल मेटल एटम को, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को में सेंट्रल मेटल एटम को घेरे हुए हैं, यानी ये और ये दोनों हो गए लिगैंड्स, ये आपके हो गए लिगैंड्स। तो ये तो हो गए आपके लिगैंड्स, अच्छी बात है, ये लिगैंड्स हो गए, लिगैंड्स हो गए, ये आपके लिगैंड्स हो गए। ये भी, यानी ये और ये जो NH3 अमोनिया है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों लिगैंड्स हो गए क्योंकि क्रोमियम को घेरे हुए हैं। क्या ये नहीं घेरे? बिल्कुल नहीं घेरे। ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये Cl3 हम हटा दें तो इसका मतलब Cl के ऊपर तो माइनस चार्ज होता है, तो ये यानी कि ये यहाँ के 3+ चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये Cl3 हट जाए तो 3+ चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, और इसका नाम उस समय हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ये कहा जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्या होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये जितने लोग क्रोमियम से घिरे हुए हैं, या जितने लोग क्रोमियम को घेरे हुए हैं, इस क्रोमियम को 3 अमोनिया के आयन, 3 अमोनिया की स्पेशीज और 3 वाटर मॉलिक्यूल के स्पेशीज घिरे हुए हैं। तो इन दोनों का सम, यानी कि ये जो 6 हैं, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे आसान, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे आसान। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जितने लिगैंड से सेंट्रल मेटल एटम घिरा हुआ है, जितने भी लिगैंड से सेंट्रल मेटल एटम घिरा हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके, एक और, कि मैंने नीचे लिखा कोबाल्ट NH3
6 कोबाल्ट NH3 6 और बाहर लिख दिया मैंने Cl3। तो आप ये समझ जाइएगा कि कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, NH3 इसका लिगैंड हो गया, इसमें एक ही टाइप का लिगैंड है, एक ही तरह का लिगैंड है, इसमें दो तरह के लिगैंड, दो लिगैंड्स हैं, दो तरह के नहीं, दो लिगैंड्स हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। तो कुछ आपको जानने की ज़रूरत है कि ये क्या होते हैं, इसको कैसे कहा जाता है। यानी सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल एटम 3 अमोनिया के आयन से और 3 वाटर मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो 6 अमोनिया के लिगैंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर केवल और केवल ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो अब जो अगला चीज़ है कि हम समझें कि आखिर में ये टाइप्स ऑफ लिगैंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो लिगैंड्स कितने टाइप के होते हैं ये जानने के लिए लिगैंड्स को पहले तो हम समझें कि लिगैंड्स कौन कौन से हैं। लिगैंड्स आपको 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो मैं हेडिंग डालता हूँ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो लिगैंड 3 तरीके के होते हैं। जो पहला टाइप है उसका नाम है मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड। जो दूसरे टाइप का है वो है बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड। एक और कहते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगैंड। एक्चुअली बाइडेंटेट लिगैंड भी पॉलीडेंटेट लिगैंड ही कहा जाता है, लेकिन हम मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट अलग अलग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड। एक और टाइप को हम पढ़ेंगे, डेंटेट लिगैंड। तो ये इतने टाइप्स के लिगैंड्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा, वो हमारा टाइप है मोनोडेंटेट लिगैंड की। मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं। मोनोडेंटेट लिगैंड कौन से होते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगैंड की खासियत ये है जिनके पास ओनली वन साइट ऑफ अटैचमेंट हो। दोज हु आर हैविंग ओनली वन साइट of attachment. Those ligands which are having only one site of attachment are called monodentate ligand. तो it is clear that monodentate, dentate जो वर्ड है वो डेंटिस्ट, वही डेंटल से बना है, जिसके पास एक दांत हो, एक दांत मतलब एक साइट ऑफ अटैचमेंट हो, वो मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगैंड को पहचानने के अपने एक तरीके हैं। बहुत सारे मोनोडेंटेट लिगैंड हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं क्लोराइड आयन लिख दूं। ये क्लोराइड आयन या NH3 या वाटर, इनके पास एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है। जो क्लोराइड है वो भी एक साइट ऑफ अटैचमेंट है। अमोनिया में ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है। वाटर में ये थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, तो ये भी एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है। यानी कि जिनके पास एक साइट ऑफ अटैचमेंट हो उनको मोनोडेंटेट लिगैंड कहेंगे। तो मोनोडेंटेट लिगैंड के ये बात क्लियर हो गई कि मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं। उसके बाद अभी यहीं पे लगे हाथ बाइडेंटेट लिगैंड के बारे में बात कर लेते हैं। बाइडेंटेट लिगैंड का मतलब ये होता है जिनके पास दो साइट ऑफ अटैचमेंट हो। बाइडेंटेट लिगैंड जिनके पास 2 साइट्स ऑफ अटैचमेंट्स हो, यानी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 2 साइट्स ऑफ अटैचमेंट। जिनके पास 2 साइट्स ऑफ अटैचमेंट हो उनको हम बाइडेंटेट लिगैंड कहते हैं। तो 2 साइट ऑफ अटैचमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एक ऑक्जेलेट आयन का एग्जांपल लिखना पसंद करता हूँ कि ऑक्जेलेट आयन बच्चे जाने। ऑक्जेलेट आयन ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ है। तो ऑक्जेलेट आयन बाइडेंटेट लिगैंड का एग्जांपल है। COO निगेटिव बॉन्ड COO निगेटिव। आप कहोगे सर ये कैसे बनाया जाता है। तो ये बनाया ऐसे जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास इनके पास यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे भी इसके पास निगेटिव रहता है।
तो यहाँ से भी जुड़ता है और यहाँ से भी जुड़ता है, यानी इसके पास 2 साइट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे ही बना के कह सकते हैं। तो ये ऑक्सैलेट आयन हो गया, यानी ऑक्सैलेट आयन का जो हो गया वो एक बाइडेंटेट लिगैंड हो गया। इसी तरह से इथाइलिन डाइएमीन एक और बाइडेंटेट लिगैंड का एक और एग्जाम्पल है। बाइडेंटेट लिगैंड का एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN से कहा जाता है। EN, सिंपल EN लिख दीजिए तो हो जाएगा EN। ये क्या होता है? ये होता है, अगर आप CH2 ऐसे लिखिए, CH2 इधर लिख देते हैं और CH2 इधर, यहाँ पे भी CH2 ऐसे लिख दीजिए। ये CH2 CH2 हो गया और इधर इधर क्या हो गया? NH2 NH2। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड इधर भी और यहाँ पे आपका हो गया NH2 NH2। तो ये जो थ्रू N जुड़ते हैं ऐसे और ऐसे, ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे लिखिए, बल्कि CH2 CH2 डायरेक्ट लिख दीजिए और NH2 को आप ऐसे लिखिए और यहाँ पे भी NH2 को आप ऐसे लिखिए। तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डोनर होते हैं। लिगैंड जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये भी एक पहचान याद रखिएगा कि लिगैंड्स जो होते हैं वो हमेशा उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। आई एम रिपीटेडली सेइंग that ligands are paired with central metal atom through coordinate bond, and it is only possible if ligands are having lone pair of electron. That means they must have lone pair of electron to donate or to form coordinate bond. तो ये आपके coordinate bond बनाने के लिए ये काम इस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बाइडेंटेट लिगैंड में काम आते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स भी हैं, तो आपको एक तरह से बाइडेंटेट लिगैंड क्लियर हो गया। पॉलीडेंटेट लिगैंड में आ जाता है आपका, पॉलीडेंटेट लिगैंड मतलब जिसके पास एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैचमेंट हो, पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड जिसके पास एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैचमेंट हो, यानी बाइडेंटेट लिगैंड भी पॉलीडेंटेट में आया, बिल्कुल आया। इसके एक एग्जाम्पल कहा जाता है EDTA जो एक कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन को पॉलीडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है, और यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो मैं पहले इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम होता है इथाइलिन, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। जिसको इसका नाम याद हो गया वो ये कंपाउंड बना लेगा, लिख लेगा कॉपी में। कोई बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब बनाना कैसे है? कह रहा है इथाइलिन, जैसे हम इथाइलिन वर्ड यूज करते हैं वैसे 2 डबल CH2 लिख देते हैं। तो आप इथाइलिन के लिए एक CH2 ऐसे लिख दीजिए, एक CH2 ऐसे लिख दीजिए। जैसे हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन तो नाइट्रोजन आ जाता है, तो यानी कि डाइएमीन कह रहा है तो एक नाइट्रोजन इधर आ गया, एक नाइट्रोजन इधर हो गया। तो आप कहोगे NH2 लिख दीजिए, अभी नहीं, मत लिखिए। फिर वो कह रहा है टेट्रा एसीटेट, यानी 4 एसीटेट। 4 एसीटेट, नाइट्रोजन के पड़ोस में 3 बॉन्ड होते हैं, तो 4 एसीटेट साहब, तो 2 एसीटेट इधर आएंगे और 2 एसीटेट इधर आएंगे। एसीटेट का मतलब होता है एसीटेट का मतलब होता है CH3COO माइनस, लेकिन अब चूंकि इससे बॉन्ड बनाना है तो CH3 की जगह CH2COO माइनस, तो ये आपके एसीटेट आयन हो गए। लो जी, आपका ये कंपाउंड बन गया COO माइनस CH2COO माइनस। आपको ये दिख रहा है कि इथाइलिन डाइएमीन यही मॉलिक्यूल है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन का। आप कहोगे कहाँ कहाँ से जुड़ेगा? तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक साइट ऑफ अटैचमेंट ये, 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 एक साइट ऑफ अटैचमेंट ये। तो ये कितने साइट ऑफ अटैचमेंट है? 2 यहाँ से जुड़ेगा, 4 यहाँ से जुड़ेगा, तो ये हो गया हेक्साडेंटेट। पॉलीडेंटेट तो हुआ ही, तो ये हेक्साडेंटेट, यानी इसके 6 साइट ऑफ अटैचमेंट है, 6 तरीके से जुड़ेगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर चिलेटिंग लिगैंड्स। मुझे इसको देख के याद आया कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर चिलेटिंग लिगैंड्स। ये छोटा सा पढ़ लेते हैं। चिलेटिंग CHELA, चिलेटिंग लिगैंड्स। चिलेट जो वर्ड है
चिलेट। चिलेट जो वर्ड है CHELATE, चिलेट का मतलब होता है हिंदी में पंजा, पंजा, क्लॉ, क्लॉ, पंजा। तो ये जो पंजा है, ये अगर मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड यहाँ पे ला दूं, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर आ गया, यहाँ पे जिंक आ गया, कुछ आ गया, तो एक गोल सा ऐसा पंगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जिंक आ जाए, यहाँ कॉपर आ जाए, तो ये क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे लिगेंड्स को जो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। तो आप ये बात जानिएगा फिर से एक बार कि चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो आपको अगर कोई पूछता है व्हाट आर चिलेटिंग लिगेंड्स, तो चिलेटिंग लिगेंड्स की डेफिनेशन ये होती है कि चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स which forms claw-like structure or ring-like structure when they are connected with पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट में तो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, या तो ये बाइडेंटेट में बनेगा, या तो यहाँ पे कोई जुड़ जाए तो इधर से ये गोल सा स्ट्रक्चर बन जाए। तो चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हेन central metal atoms are connected by polydentate ligands and form claw-like structure, then such kind of ligands are known as chelating ligands। तो ये आपके चिलेटिंग लिगेंड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले अपने अगले अपने टॉपिक की, इसी में तो मैंने एक वर्ड लिखा था एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड मैंने लिखा था जब मैं इसको ले रहा था कि हम मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे, बाइडेंटेट के बारे में बात करेंगे, पॉलीडेंटेट के बारे में बात करेंगे, एम्बीडेंटेट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको अभी अभी एक चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में भी बात करी कि चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में आता है चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। एम्बी, जैसे वर्ड एम्बी आता है ना कहीं पे, एम्बीफियंस, एम्बी, तो यानी कि दो टाइप, जो जैसे आप एम्फीबियंस कहते हो, जो टेरेस्ट्रियल भी हो जाए, एक्वेटिक भी हो जाए, उसी तरह से यही ऐसा ही समझ लीजिए कुछ कि जो हमारा अगला टाइप है वो है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड एक्चुअली में मोनोडेंटेट होते हैं। जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो एक्चुअली में दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोडेंटेट, लेकिन ये दो साइड से जुड़ सकते हैं। तो आप कहोगे दो साइड से जुड़ सकते हैं तो ये तो बाइडेंटेट लिगेंड हुए? नहीं, ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं हुए। एट ए टाइम एक ही साइड से जुड़ सकते हैं। एट ए टाइम अगर इनको एक टाइम पे ही जुड़ना होगा तो ये उस वक्त तो एक ही टाइम से एक ही जगह से सिरे से जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर इनको ऐसा कहा जाए तो इनके दो सिरे होते हैं जुड़ने के। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का। एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि NO2, आपने लिखा NO2, तो NO2 जो है, NO2 एक्चुअली एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अगर आप इसको ऐसे लिखिए, ये ऐसे जुड़ा हुआ है NO और ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये थ्रू N जुड़ेगा। और अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है NO डबल बॉन्ड O, तो ये फिर यहाँ पे ये थ्रू O जुड़ेगा। अभी ये थ्रू यहाँ पे थ्रू N जुड़ रहा है और ये थ्रू O जुड़ेगा, ये थ्रू O जुड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी स्ट्रक्चर में N1 2 सिंगल बॉन्ड 3, ये गलत बना है स्ट्रक्चर। तो आप ये कहोगे कि नाइट्रोजन एक, ये आई एम सॉरी, ये होगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा होगा। तो यहाँ पे थ्रू O जुड़ेगा, ये थ्रू O जुड़ेगा, यहाँ पे थ्रू N। यानी एक ही, जब दो तरीके से जुड़ने के तरीके, जो दो, कभी कभी ये N से भी जुड़ सकता है, कभी कभी O के सिरे से भी जुड़ सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही से जुड़ेगा। तो इस वाले आयन का नाम है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कैपिटल N, और इसका नाम है नाइट्राइटो, नाम नाइट्राइटो ही रहेगा और इसका नाम होगा नाइट्राइटो O। तो इसका नाम नाइट्राइटो O, इसका नाम नाइट्रोटो, इसका नाम नाइट्राइटो O क्योंकि थ्रू O जुड़ रहा है, इसका नाम नाइट्राइटो N। और भी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के, जैसे कि साइनाइड, ये साइनाइड है। अब ये थ्रू नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो अगर थ्रू नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो साइनाइड हो गया। और NC माइनस, तो थ्रू कार्बन जुड़ रहा है तो आइसोसाइनाइड हो गया। तो ये साइनाइटो हो गया, ये आइसोसाइनाइटो हो गया। तो ये बात जाननी चाहिए कि जिसके पास दो साइट ऑफ अटैचमेंट हो, यानी कभी कार्बन के थ्रू जुड़ जाए, कभी नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाए, कभी नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाए, कभी ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाए, तो ये जैसे दोनों है तो एक एट अ टाइम एक ही से जुड़ सकते हैं, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इनके पास थ्रू N भी जुड़ सकते हैं, थ्रू C भी जुड़ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ लिगेंड की जो केमिस्ट्री हुई वो यहाँ पे ख़त्म हुई। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।